ओबीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जब आपकी एज बढ़ती है तो बीमारियां आपको जकड़ती हैं। इसी के साथ साथ जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसके बायस आप जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर आपके घुटनों पर होता है। और भी चीज़ें हैं और भी आपके जॉइंट पेन से जो मुतासर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं वो है घुटनों का दर्द। तो किस चीज़ से आप एहतियात कर सकते हैं, ऐसी क्या ग़िज़ाएँ हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। जी जनाब, आज हमारे शो का टॉपिक है जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के हवाले से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन होता क्या है और इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, जोड़ों का दर्द जैसे भी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो पेन है वो घुटने में होता है। ये तो एक जॉइंट है, लेकिन कहीं पर भी जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ रही हैं, तो वहाँ पे पेन हो सकता है। अच्छा, अब इसमें दो वाज़े तौर पे जो है वो डेफिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, दो ख़ास अलामात जिनकी वजह से, बल्कि डिज़ीज़ मैं कहूँ जिनकी वजह से दर्द होता है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो बड़े जॉइंट्स ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वेट बेयरिंग जॉइंट्स। वेट बेयरिंग का मतलब ये है कि जो हमारा वज़न बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा वज़न जो है अगर देखा जाए तो कौन कौन सी जॉइंट्स हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें मोरे आ जाते हैं सबसे पहले, जो कमर के हैं। 5 मोरे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर सारा लोड पड़ता है ऊपर के हिस्से का। इसी तरीके से हिप जॉइंट आ जाता है और उसके नीचे जो है वो आपका नी जॉइंट्स यानी घुटने का आता है। फिर सबसे आखिर में अगर हम देखें तो टखने के आता है। तो इन तमाम जॉइंट्स के ऊपर जो है वो लोड पड़ रहा होता है। बहुत कॉमनली अगर देखा जाए तो कमर में दर्द होना, बैकएक होना, यानी जिसे हम बैकएक कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर जिनको ये पेन हो रहा होता है, अगर सिर्फ वो थोड़ा सा ख्याल करें, इस चीज़ को सोचें कि क्यों डेवलप हुआ, यानी जब उनको ये अलामात शुरू होती हैं कि जी बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, झुकने में दर्द हो रहा है कमर में, तो वो सिर्फ ये सोचें कि क्या उससे 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले उनका क्या वज़न था और अब क्या वज़न हो गया है। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि उम्र का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है कि जी हम एज के उस हिस्से में दाखिल हो जाते हैं कि जिसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों की जो सख्तगी है, जो मजबूती है, उसमें फ़र्क पड़ने लगता है। उसकी वजूहात में कई चीज़ें आ जाती हैं। एक सबसे पहले है आपका ग़िज़ा, क्योंकि ग़िज़ा जो है अगर हम मुतवाज़े नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम हम नहीं अच्छी मिकदार में ले रहे हैं, धूप सही से नहीं लगा रहे हैं, विटामिन डी नहीं जा रही है, बाकी 2 और मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये हमारी डाइट में अगर कम होता चला जाएगा तो ऐसी सूरत में ये पेन जो है कहते हैं बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी साथ ही साथ हम ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, सादिया जी। और कल मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि अभी 45 डेज हो गए हैं कोरोना के हवाले से ना, कि हमारा बुखार अभी नहीं उतर रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोई टेस्ट आपको बताएंगे। फिर बात नहीं हो सकी, तो प्लीज डॉक्टर साहब से कुछ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, देखें, जब बुखार नहीं उतर रहा हो तो एक्चुअली होता क्या है कि ब्लड सीबीसी हम एक रिपीट करवाते हैं और ये देखते हैं कि उसमें ल्यूकोसाइट काउंट्स या डब्ल्यूबीसीज जो हैं आया वो बढ़े हुए तो नहीं हैं। एक चीज़, यानी डब्ल्यूबीसीज अगर बढ़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है जिसके अगेंस्ट जो हैं आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है और बॉडी के जो सेल्स हैं जिससे हम वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद खून के खलिए कहते हैं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं तेज़ी से, ताकि उस बैक्टीरिया या उस वायरस या उस जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो ऐसी सूरत में जो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम कहते हैं, या कंप्लीट पिक्चर ब्लड सीपी भी कहा जाता है, तो इसको देखा जाता है। एक ये टेस्ट ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम एक ईएसआर भी करवाते हैं। ईएसआर से हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ एक्यूट थी यानी हफ्ता 10 दिन तक थी, लेकिन अब वो प्रोलॉन्ग होकर महीनों पे चली गई है, तो कोई अंदरूनी कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ईएसआर बढ़ रहा हो, तो हम ईएसआर का भी एक टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ हम रिपीट करवाते हैं, आईजीजी और आईजीएम भी करवाते हैं। आईजीजी-एम बेसिकली जो अगर देखा जाए तो आईजीजी-एम एक्यूट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पर यानी एंटीबॉडीज़ जिसमें एक्यूटली तेज़ बढ़ रही हैं, तो आईजीजी-एम और आईजीजी बेसिकली हैं क्या, ये एंटीबॉडीज़ हैं। इसी तरीके से आईजीजी जो है वो क्रॉनिक, अगर आपका कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उस सूरत में आईजीजी भी बढ़ जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ब्लड, जैसे मेरी बात हुई थी आपसे, ब्लड सीबीसी आप करवाइए और उसके अलावा ईएसआर और आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज़ करवाएं।
ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये अगर फीवर परसिस्टेंट रह रहा है तो पहली बात ये है कि एंटीबॉडीज़ अगर स्टिल प्रेजेंट हैं तो उसका पता चल जाए कि उसका लेवल कितना है, टाइटर कितना है उसका। और दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब सीबीसी और अगर दोबारा ब्लड सीबीसी आ जाएगा, हाँ। उसके साथ साथ ESR है और IgG और IgM एंटीबॉडीज़। ठीक है, आई होप आप ये टेस्ट करवा लेंगे। इसके बाद अगर आप डॉक्टर साहब से रुजू करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, तो मैंने कॉल कर सकती हूँ उनके पर्सनल नंबर पर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सरफराज बात कर रहा हूँ कराची से। जी सरफराज, क्या पूछना चाहते हैं? वो डॉक्टर साहब से पूछा था कि जो शाटिका का दर्द होता है ये भी जोड़ों के दर्द में आता है और ये इसकी वजह क्या होती है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए शाटिका बेसिकली जोड़ों के दर्द में ऐसा मैं कहूँ तो नहीं, हाँ अलबत्ता ये है कि जो हमारे मोहरे हैं जो L1 से लेके L5 तक, तो वहाँ से जो नर्व रूट्स निकल रही हैं वो कॉम्पैक्ट होके समझे एक बड़ी नर्व्स बन रही है जिसे शियाटिक नर्व कहते हैं। अच्छी खासी मोटी नर्व होती है। अगर मैं इस बॉल पेन इस पेन की थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन इतनी थिक जो है वो नर्व होती है और मुख्तलिफ लेवल्स पे जहाँ से वो गुजर रही है, जिन जगहों से गुजरी अगर वहाँ पे कंजेशन है, दबाव पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में पेन शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये एक साइड पर, अमूमन ज़्यादातर ये एक साइड पर होता है, बहुत कॉमन नहीं है कि वो दोनों तरफ एक साथ शियाटिका हो रहा हो। दोनों साइड पे हो सकता है लेकिन अमूमन कम होता है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो रही है तो वजह देखी जाती है कि आपके लंबर वर्टिब्रा जो हैं, जो मोरे हैं कमर के, वो उसमें दबाव तो नहीं आ गया और इस हद तक दबाव आया कि वो जो रूट्स बना रही हैं शियाटिक नर्व के लिए वो कंप्रेस तो नहीं हो रही मुख्तलिफ लेवल्स पे। उसके अलावा क्योंकि इसमें बहुत सीवियर पेन होता है और आपके पूरा हिप से होता हुआ पीछे की साइड पे और थाइस और उससे नीचे तक भी जाता है। अमूमन जब तक इसमें दर्द हो रहा है तो फिर भी ये है कि कंपैरेटिवली बेहतर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नमनेस पे आना शुरू हो जाता है, यानी सुन होना शुरू हो जाए कि अब दर्द कम हो रहा है लेकिन सुन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात जो वर्टिब्रा है यानी जो मोरे हैं वो इस हद तक कंप्रेस हो जाते हैं कि फिर उसे ऑपरेट भी करना पड़ जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि वज़न और उम्र ही इसकी एक फैक्टर है या कोई और भी वजह हो सकती है? देखिए जैसे मैंने कहा ग़िज़ा की भी बहरहाल एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब भी रोज़मर्रा के काम कर रहे थे कोई ऐसा गलत डायरेक्शन के अंदर आप या तो वज़न उठा लें बेतुके स्टाइल में, या कोई जैसे किसी चीज़ को पुश करना होता है, धक्का देना है, कभी कोई बेड खिसका रहे, अलमारी को धक्का दे रहे हैं, आपने पैरों से जोर लगा दिया, जो अपनी बिसात से ज़्यादा अपनी उन हड्डियों के दरमियान जो गूदा है, जो नरम हिस्सा है, पैड्स हैं, उससे पे और बहुत ज़्यादा अगर लोड पड़ गया तो ऐसी सूरत में वो बल्ज आउट कर सकते हैं। तो फिर ये पेन का सबब बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि घुटनों से आवाज़ का आना, तो ये नॉर्मल है या इसकी भी? देखिए बाज़ औक़ात तो ऐसा है यंग एज के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। नमाज पढ़ने के दौरान अक्सर देखते हैं कि रुकू में और सजदे में जाते वक्त ये कड़कड़ाते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब यहाँ रिस्ट के लिए इसमें से आवाज़ आती है। देखिए ये एक्चुअली लिगामेंटल लूजनिंग्स जो होती हैं, बाज़ वक्त जो लिगामेंट्स हैं अगर उसमें आपके लूजनिंग आ जाए तो उसकी वजह से भी बाज़ वक्त होता है। स्लाइडिंग की वजह से भी जो आवाज़ कर जाते हैं, बाज़ वक्त तो ये नॉर्मल है, यानी फिजियोलॉजिकल है कि ऐसी आवाज़ आ सकती है। लेकिन अगर इसके साथ दर्द होना शुरू हो या आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो फिर ऐसी सूरत में इसको इवेलुएट करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। घुटने का दर्द में यानी ज़्यादा कॉमन जो है वो घुटने में इसलिए कि क्या हम कॉलर भी लेंगे साथ ही साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से रेहाना जाफरी बोल रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 60 साल है जी। वैसे मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ, कोई पेन नहीं है जोड़ों बोड़ों में, लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ तो मेरी टांगे कांपती हैं। ठीक है, तो क्या वजह है इसकी? अच्छा देखें, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत कॉमन है ये भी एक चीज़ कि जब हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उस वक्त तक तो हमें बॉडी की मतलब ऐसा कोई वाज़े अलामात नहीं आ रही होती जैसे, लेकिन जो एक्सर्शनल है, ओवर एक्सर्शनल यानी सीढ़ियाँ चढ़ने में एक अच्छी खासी एनर्जी खर्च होती है और ऐसी सूरत में आपने जैसे कहा कि आपके पैर या जो पिंडलियाँ हैं वो कपकपाने लगती हैं, पैर कपकपाने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखें एक मैकेनिज़्म है, जब भी मसल्स काम कर रही होती हैं हमारी, चाहे हाथ की हों या पैरों की मसल्स हों, एक केमिकल होता है, यूँ समझ लें कि जो जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, वो एक ख़ास तौर पे रिलीज़ होता है
फिर वो एक करंट इम्पल्स आगे प्रोड्यूस करता है और मसल काम करती है। ये एसिटाइल कोलिन नॉर्मल हालात में नॉर्मल प्रोडक्शन इसकी होती है, लेकिन जब कभी भी ओवर एक्सर्शन हो तो ऐसी सूरत में एसिटाइल कोलिन की ज़्यादा मौजूदगी, समझे एक छोटी छोटी पोटलियाँ सी हैं जिनके अंदर ये केमिकल होता है, उसकी मिकदार ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, वरना सेल मसल जो हैं आपके फाइबर जो हैं वो थकने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैल्शियम जो है वो अच्छी मिकदार में आपकी बॉडी में होना चाहिए है। एसिटाइल कोलिन बेसिकली बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये, तो वो जो न्यूरोट्रांसमिशन आ रही है, जो कोलिन बन रहा है, तो वो एक प्रोसेस है पूरा। तो इसकी जो आप यानी अगर जो पैर का करना, ये कमज़ोरी की अलामत में इस तरह आ जाता है कि आप यूज़ टू नहीं होते उस चीज़ के। अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा आपको ये फील होगा, आप अच्छी सी यानी कैल्शियम अच्छी मिकदार में लें, विटामिन सी अच्छी मिकदार में लें, उसके अलावा फास्फोरस और मैग्नीशियम कुछ कॉम्बिनेशंस भी अच्छे आते हैं मेडिसिन्स की फॉर्म में, जो ये विटामिन डी है और कैल्शियम मैग्नीशियम ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये रखें और उस सूरत में अपनी एक्सरसाइज यानी दोबारा कंटिन्यू रखें इस चीज़ को, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी जो ये कमज़ोरी की अलामात में आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करेंगे कि दर्द जो है वो किस नौइयत का हो सकता है, विटामिन डी का कितना रोल है, कैल्शियम का कितना रोल है आपकी दर्द के हवाले से अगर हम बात करें तो। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है जॉइंट पेन के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली बहुत ही पेनफुल है, इसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती होगी, लेकिन आप तो क्या कहते हैं इस हवाले से, किस नौइयत का दर्द होता होगा? अच्छा देखें, जॉइंट पेन जो है डिपेंड करता है कि किस साइड पर जो है वो पेन हो रहा है। ठीक है, अगर जो कमर में अमूमन दर्द की बात करते हैं, जॉइंट्स वहाँ भी मौजूद हैं, जैसे हम अभी बता रहे थे मोहरों के हवाले से, तो उसकी सीवियरिटी में फ़र्क होता है। बाज़ वक़्त माइल्ड होता है, यानी कम एक नौइयत होती है उसकी हल्की, फिर मॉडरेट है, दरमियाने टाइप का होता है, उसके बाद सीवियर भी हो सकता है। अच्छा, माइल्ड और मॉडरेट की में अगर जब होता है रेंज में, यानी दरमियाना और हल्के में, तो पेशेंट अपने जो है रूटीनली काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेन की कंप्लेन ऑफ एंड ऑन चल रही होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई एक ख़ास पोजीशन पे जाके पेन हो रहा होता है, झुकने की सूरत में। जब ये चीज़ मुस्तकिल तौर पे होने लग जाती है किसी भी पोजीशन में, जिसे कहते हैं चैन ना आना, या और मुस्तकिल दर्द की सीवियरिटी बढ़ते जाना, तो वो सीवियरिटी आ जाती है। इसी तरीके से घुटनों का भी यही है कि शुरू में जो है वो पहले जब दर्द हो रहा होता है, हल्की हल्की रगड़ पैदा होने लगती है, जो कुशन पैड्स हैं बीच के, उसमें जो है वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, तो फिर बोन से बोन टकराने लग जाती है। ये इसमें जो पेन की नौइयत है वो बहुत सीवियर होती है, लेकिन शुरू हल्के से ही हो रही होती है। और मेन वजह देखें अगर, तो इसकी यही बनती है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस होती चली जा रही है, हमारी कम कर दी गई है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल में नहीं आएगी तो कहते हैं जंग लगने वाली बात। तो जॉइंट्स जो हैं मूव होते रहते हैं, तो लुब्रिकेशन जो है उनकी, जो उसमें एक लिक्विड सा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो एक अच्छी मिकदार में प्रोड्यूस होता रहता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। यानी बिल्कुल मुंह वाली बात है, आप मुंह को चबाएंगे, खाना जो है आप चबाएंगे नहीं, आप मुंह में कुछ नहीं लेंगे तो आपका मुंह ड्राई अप होता चला जाएगा। इसी तरीके से यही चीज़ जॉइंट में भी आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं साजिदा कराची से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा 62 वेट था 2 साल पहले, लेकिन अभी 68 है। ठीक है, उसमें मेरे कमर के मोरों में तकलीफ बहुत ज्यादा है, कमर की तकलीफ है, और ज्वाइंट में, घुटनों के ज्वाइंट में दर्द है जी, और पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, नमाज पढ़ने में और चलने फिरने में बहुत तकलीफ है मेरे। ठीक है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल अभी वही मैं बात कह रहा हूँ कि आपका वज़न क्योंकि बढ़ रहा है, अब ये 5-6 किलो जो वज़न इजाफी हुआ, तो इसका सारा लोड जो पड़ रहा है इन तमाम जॉइंट्स पे पड़ रहा है, चाहे वो कमर के मोरे हो गए या घुटनों के या टखनों के। ठीक है ना? तो आपने पहला जो ध्यान देना है, देखिए दर्द की दवाइयाँ तो एक हद तक दर्द को दूर करेंगी, फिर उसके बाद दोबारा होने लगेगा। मेन चीज़ आपका इस वक्त कंसर्न यही होना चाहिए कि डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वेट को रिड्यूस करना है।
तो जिस तरीके से हम ओबीज या ओवरवेट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जी आप अब ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, इसी तरीके से जब कभी भी जॉइंट पेन की कंप्लेंट शुरू होने लगती है तो पेशेंट्स को यही एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले वो अपने वज़न को कम करें, फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखें, बढ़ाएं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। दवाइयों की सपोर्ट बहरहाल ज़रूरत पड़ जाती है जब उस सूरत में कि जब आपका काम मुतासिर हो रहा हो, आप एक्टिविटीज़ नॉर्मल रूटीन के काम ना कर पा रही हों, तो ऐसी सूरत में तो हम मेडिसिन एडवाइस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि वेट को रिडक्शन करना। आपने नाश्ता, खाना, दोपहर का, रात का, ये तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन वजूहात की वजह से ये जो है कौन सी ग़िज़ा ऐसी इजाफी आप रेगुलर ले रही हैं, उसको आपने कम करना है। मीठे का इस्तेमाल एक मुतवाज़े तरीके से रखिए। ठीक है, बाकी अगर कोई मेडिसिन की एडवाइस चाहिए तो 1 से 2 बजे आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। साथ ही साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अजरा बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से बोलिए, मैं शुगर की और ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। ठीक है। तो मुझे कमजोरी बहुत होती है, बार दफा तो ऐसी होती है कि बहुत पसीने आते हैं और बहुत वो हो जाती है। ठीक है। फिर वो मैं चेक करती हूँ तो वो कभी सही होती है, कभी वो होती है। तो आप ओरल मेडिकेशंस पे या इंसुलिन ले रही हैं? जी जी, मैं एम्ब्रल ले रही हूँ 2 mg की। ठीक है, ठीक है। और वो एक और टेबलेट लेती हूँ, क्या नाम है, ग्लू। ठीक है डॉक्टर साहब, इनका जो जवाब है हम एक ब्रेक के बाद लेंगे, और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का मिलते हैं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले कॉलर ने हमें कॉल की थी और उन्होंने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से उन्होंने बात की थी कि उनको पसीने भी आ रहे होते हैं, कमज़ोरी भी महसूस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर उनमें इस टाइप की कंप्लेंट आना शुरू हो जाए तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि आया शुगर कंट्रोल में है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं, सिर्फ या तसव्वुर कर रहे होते हैं कि हमारी शुगर अब बेहतर है, हमने तो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो चेक नहीं करें, अगर वो रैंडम और फास्टिंग शुगर जो है, जो रेंज है उससे बाहर है, उससे ऊपर है, तो फिर ये अलामात बहुत कॉमन है। इसका मतलब है ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं है और ऐसी सूरत में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अगर उनको डोज एडजस्टमेंट्स के हवाले से डिस्कस करना हो तो मुझे प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह 1 से 2 बजे के दरमियान कॉल कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के बाद। आप डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। और वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह और रात दो, जब आपसे पॉसिबल हो, आप अपना शुगर टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं पूछना चाहूँ कि शियाटिका क्या है? बिकॉज अक्सर और अमूमन लोग जो हैं वो शियाटिका पेन का कंप्लेन करते हैं। देखिए, बहुत कॉमन है शियाटिका पे। मैं चाहूँगा बल्कि मैं कल भी इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करूँ कि नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है, और बाज़ाहिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। क्योंकि शियाटिका क्या है और कैसे हो रहा है, इससे लोगों को ज़्यादा ये होता है कि जी ये दर्द है और ये दर्द ख़त्म होना चाहिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अमूमन लोग जिनको शियाटिका है वो अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये टाइम के साथ चलता है। यानी मगरिब के टाइम तक देखा गया मोस्टली कि ये शाम का टाइम शुरू होता है और ये पेन बढ़ना शुरू होता है। फिर उसके बाद सुबह जब आप रूटीन पर आते हैं तो ये कंपैरेटिवली कम हो जाता है। थोड़ा सा इसका इस तरह भी लिंक बनता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि शियाटिका जो पेन है उसमें मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करके बेड रोक नहीं जाए। रेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, शियाटिका नहीं ठीक होता। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हम एक कॉलर भी साथ में लेते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं नाहिद बशीर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहती है आप नाहिद साहबा? जी, मेरी उम्र इस वक्त 57 है। ठीक है। और मेरे जो उल्टा जो पैर है, मतलब उल्टी टांग में मतलब मुझे घुटने में गैप आ गया। ठीक है, घुटने में मेरे गैप आया हुआ है। ठीक है। और मेरे L5 और L4 और L5 में भी 2 साल पहले तकलीफ थी। ठीक है। अब जो है वो मेरे इसमें उल्टे घुटने में जो है वो गैप आया हुआ है, और दूसरा जो सीधा पैर की एड़ी के ऊपर वाली हड्डी है ना, उसमें मेरे बहुत दर्द है। ठीक है। वैसे तो अब होल मेरे तमाम जिस्म में दर्द ही दर्द है,
ज्वाइंट में पेन है और मेरा वजन जो है वो 70 के करीब है। ठीक है। तो प्लीज मुझे गाइड करें और मुझे डॉक्टर साहब का भी नंबर चाहिए होगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 या 2 के दरमियान। जी डॉक्टर ये साहब, जो जिसपे किया यही डॉक्टर साहब का नंबर है? जी जी, जो डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त यही नंबर है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें आप के हवाले से और जो इस टाइप की कंप्लेन रख रहे हैं जिनमें जैसे घुटनों में गैप आ गया है या मोहरों में दर्द हो रहा है, एक चीज़ तो वाज़ेह कर लें कि विटामिन डी और कैल्शियम की एक इम्पॉर्टेंस है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में जो रेफरेंस रेंज यूज़ होती है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन देखा यही गया कि मोस्टली पेशेंट्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो रही हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स को बढ़ाने के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के मशवरे के बाद। आप वो रेगुलर बेसिस पे रखें, उसको इस तरह ना करें कि दर्द ख़त्म हो गया या आराम आ गया तो अब मैंने छोड़ दिया। आप महीनों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में एक टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है कि कहीं ज़्यादती तो नहीं हो रही है। अगर हमने विटामिन डी सही डोजेस में नहीं लिया, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 300 to 400 यूनिट्स जो हैं इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के, अगर उससे एक्सीड कर जाता है तो भी वो नुकसानदेह। तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। बहरहाल मेन वजूहात में अगर आप देख लें तो कैल्शियम और डी की कमी और दूसरा जो है वेट बढ़ने की वजह से, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बहुत वाज़ेह कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होना, तो इसकी वजह से ये पेन बार बार हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 या 2 के दरमियान। और डॉक्टर साहब, शो का टाइम जो है वो मुख्तसर सा रह गया है, तो हम शियाटिका पे इंशाल्लाह कल मुख्तसर से तफसीली बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कुछ कहना चाहते हैं शियाटिका देखिए, शियाटिका के हवाले से भी मैं बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि आर्थराइटिक पेन्स जितने भी जिनको प्रॉब्लम है, एक बात जहन में रखें कि एक दफ़ा अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस हो, ये चीज़ मुस्तकिल तौर पे बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। इसका दुनिया में ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अलबत्ता इससे बचा जा सकता है और अगर हो रहा है तो इसको कम से कम किया जा सकता है। ये बात जहन में रखें इस चीज़ को। बाकी जो हम हिदायत की बात करते हैं, आप उस पर अमल करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ज़्यादा से एक ही लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि विटामिन डी के इंजेक्शंस जो आजकल डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, तो वो क्या ले सकते हैं और किस मिक़दार टेस्ट के बाद लें? जैसे कहते हैं कि नमक भी जो है खाना पक रहा होता है, अगर आप चेक करते हैं पहले कि कम है तो आप डालते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे इजाफी अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कहीं ज्यादती ना हो, तो सबसे पहले लेवल ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर्स के थ्रू, और उसके बाद फिर जितना रिकमेंडेड डोज है, चाहे वीक में 1 दफ़ा है, वीक में 2 दफ़ा है या डेली डोजिंग है, ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, वो उस हिसाब से एडवाइस करें। बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली जब आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। फिलहाल हमारा शो का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो यकीनन आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कल हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स पहनिए और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलिए। अल्लाह ने के बाद।